नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू के पद्य पाठ सुमित्रा नंदन पंत रचित कविता भारत माता का अध्ययन करेंगे, उसका भावार्थ करेंगे। सबसे पहले मैं पंत जी का परिचय पढ़ देती हूँ। कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के जिला अल्मोड़ा के गांव कौसानी में हुआ। जन्म के 6 घंटे बाद ही माता का निधन हो गया। इनका प्रारंभिक नाम गुसाई दत्त रखा गया। प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई। 1918 में मजले भाई के साथ काशी आकर क्वींस कॉलेज से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात आप इलाहाबाद आ गए। बाद में इन्होंने अपना नाम सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। 1921 में असहयोग आंदोलन एवं महात्मा गांधी के प्रभाव से महाविद्यालय छोड़ दिया और घर पर ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला का अध्ययन करने लगे। इन्होंने इलाहाबाद आकाशवाणी में शुरुआती दिनों में सलाहकार के रूप में भी कार्य किया। अल्मोड़ा की प्राकृतिक सुषमा बचपन से ही पंत जी को प्रभावित करती रही, जिसका प्रभाव उन पर जीवन भर रहा। और उसी अल्मोड़ा की प्राकृतिक सुषमा का प्रभाव है कि सुमित्रा नंदन पंत के समस्त काव्यों में प्रकृति का इतना सुंदर और सुकुमार रूप का चित्रण हुआ है कि उन्हें पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। चौथी कक्षा से ही पंत जी ने कविता लिखना शुरू कर दिया था। 1916 में लिखी गिरजे का घंटा शीर्षक कविता उनकी पहली कविता मानी जाती है। कवि की रचना यात्रा को 4 चरणों में बांटा जा सकता है। पहला चरण है उच्छ्वास से लेकर गुंजन तक की कविता। भाव एवं सौंदर्य चेतना से भरपूर है। गुंजन काल की रचनाओं में जीवन विकास के सत्य पर पंत का अटल विश्वास झलकता है। प्रमुख संग्रह उच्छ्वास जो 1920 ईस्वी में लिखा गया, ग्रंथि वह भी 1920 ईस्वी, वीणा 1927 ईस्वी, पल्लव 1928 ईस्वी और गुंजन 1932 ईस्वी का है। द्वितीय चरण, इसमें कवि की कविताएं नवीन जीवन तथा युग परिवर्तन की धारणा को सामाजिक रूप देने की कोशिश करती दिखाई देती है। कविताओं पर प्रगतिवाद एवं मार्क्सवाद का प्रभाव दिखाई देता है। इस चरण की कृतियां हैं युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940। इसी दौरान आपने रूपाभ नामक पत्र का भी संपादन किया। ठीक है। तीसरा चरण, पंत जैसे भावुक मन कवि अधिक समय तक प्रगतिवाद और मार्क्सवाद की कठोर धारा में नहीं रह सके। पंत इतने भावुक हृदय कवि थे, इतने कोमल हृदय के कवि थे और प्रकृति के चित्रण में या प्रकृति में ही उनका मन रमता था। तो प्रगतिवाद और मार्क्सवाद की जो कठोर धारणाएं थी उसमें वे ज़्यादा समय तक नहीं रम सके और वे पुनः अपनी मूल धारा के काव्य की रचना करने लगे। तृतीय चरण की रचनाओं में स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ, अतिमा, उत्तरा आदि शामिल है। चौथा चरण, कला और बूढ़ा चांद से लेकर लोकायतन तक। चौथे चरण में उनकी चेतना मानवतावाद की तरफ प्रवृत्त हुई। यहाँ कवि व्यक्ति और समाज के मध्य सामंजस्य स्थापित कर लोक मंगल की कामना रखता है। चिदम्बरा में इनकी कविताओं का संकलन है। ठीक है, आगे चलें। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कवि रचनाओं के विकास क्रम में विचारों के विषय में परिवर्तनशील रहे हैं। उनकी रचनाएं जिस तरह से बढ़ती रही आगे से आगे समय के अनुसार उन रचनाओं में उनके विचारों का परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे जैसे उनके विचारों में परिवर्तन होता गया, उनके काव्य की विषय वस्तु भी वैसी ही होती गई। यहाँ निराला और पंत में अंतर स्पष्ट दिखता है कि निराला का परिवर्तन जहाँ एक दिशा विशेष की तरफ अग्रसर होता रहता है, वहीं पंत के परिवर्तन में एक अस्थिरता एवं अनिश्चितता है। अर्थात पंत के विचारों में जल्दी जल्दी परिवर्तन होते रहे, इसलिए उनकी कविता में भी जल्दी जल्दी परिवर्तन और अनिश्चित स्थितियां दिखाई देती है। उनकी भावनाएं और विचारों के अनुसार बदलाव कविता में दिखाई देते हैं। कुछ भी हो, पंत एक प्रकृति के चितेरे कवि रहे हैं, प्रकृति का चित्रण करने वाले कवि रहे हैं। उन्होंने भारतीय काव्य जगत में बंधी बंधाई लीक से हटकर उसे एक नई दिशा प्रदान की है। उनसे पूर्व प्रकृति का इतना सुंदर चित्रण किसी काव्य में नहीं मिलता, इसलिए भारतीय काव्य जगत की बंधी बंधाई लीक से हटकर उन्होंने हमारे काव्य को एक नई दिशा प्रदान की। पंत की कविताओं में निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। प्रकृति एवं सौंदर्य से अभिभूत कर देने वाले चित्र, उनकी कविता में
प्रकृति और सुंदरता से, प्रकृति और प्रकृति के सौंदर्य से हमें अभिभूत कर देने वाले चित्र दिखाई देते हैं। उनका चित्रण पढ़ करके प्रकृति का जो सौंदर्य हम देखते हैं, प्रकृति का जो सुकुमार रूप हम देखते हैं, उससे हमारा हृदय अभिभूत हो जाता है। रचनाओं में सबसे पहले कला, उसके उपरांत विचार और अंत में भावनाओं का स्थान रहता है। शिल्प को उन्होंने अधिक महत्व दिया है। अलंकृत एवं चित्रमयी भाषा का प्रयोग उनके काव्य में हुआ है। दूसरे चरण की कविता में प्रगतिवादी प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। उनके काव्य में विषय एवं शैलीगत गतिशीलता विद्यमान रही है। भौतिकवाद व अध्यात्मवाद के समन्वय का भी प्रयास उनके काव्य में दिखाई देता है। रूपकों और प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। नवीन नवीन प्रतीक और उपमानों का विधान उनके काव्य में हमें दिखाई देता है। पंत जी को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जैसे पद्म भूषण जो उन्हें 1961 में मिला, ज्ञानपीठ 1968 में और साहित्य अकादमी तथा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी। पाठ परिचय। इस अध्याय में कवि पंत की 2 कविताओं का संकलन किया गया है। प्रथम कविता भारत माता ग्राम्य नामक कविता संग्रह से ली गई है। इसमें स्वतंत्रता से पूर्व के ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण है। ग्रामीण जीवन दरिद्रता के अभिशाप से ग्रस्त है। कवि ने प्रतीक रूप में भारत माता को ग्रामवासिनी बताकर भारत की दुर्दशा का वर्णन किया है, लेकिन कवि निराश न होकर आशा से भरपूर रहता है। दूसरी कविता धरती कितना देती है पंत के भाग्यवादी दर्शन पर आधारित है। इसमें कवि स्पष्ट रूप से कहता है कि जैसा कर्म होगा वैसा ही फल प्राप्त होगा। अतः व्यक्ति को स्वार्थ एवं लोभ के वशीभूत होकर कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसका परिणाम अच्छा न हो। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम कविता भारत माता। भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी, भारत माता ग्रामवासिनी। मुक्त छंद में कविता है, लेकिन जो तुकांत रूप है कविता का वह बड़ा ही गेय है। हम उसे बहुत आराम से लय से गा सकते हैं। दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रुदन, युग युग के तम से विषन्न मन, वह अपने घर में प्रवासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। ग्रामवासिन मने गांव में निवास करने वाली। खेतों में फैला है श्यामल, श्यामल मने सांवला या काला रूप। धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, आंसू रूपी जल। गंगा यमुना में जो जल है वो आंसू रूपी जल है। भारत माता का आंसू रूपी जल है। यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, आंसू रूपी जल। मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी, मिट्टी की मूर्त, और उदासीनी मने उदास है, दुखी है, व्यथित है। दैन्य जड़ित, दीनता से जड़ा हुआ, दीनता से जड़ित, दीनता से युक्त। अपलक, बिना पलक झपकाए। नत चितवन, उसकी नज़र नीची रहती है। अधरों में, होठों में। चिर नीरव रोदन, चिर मने लंबे समय से, नीरव मने चुपचाप शांत, रोदन मने रोना। युग युग के तम से विषन्न मन, तम मने अंधकार, विषन्न मन मने व्याकुल और दुखी मन। वह अपने घर में प्रवासिनी, प्रवासी मने दूसरे देश में जो रहता है, किसी और देश का निवासी है लेकिन वह किसी और देश में रहता है जाकर, देश से बाहर, तो वह कहलाता है प्रवासी। तो भारत माता ग्रामवासिनी, कवि सुमित्रा नंदन पंत कह रहे हैं यह स्वतंत्रता से पूर्व की कविता है। स्वतंत्रता से पूर्व रची गई थी और उस समय की भारत की दशा का चित्रण है। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, बहुत धन धान्य से भरपूर और पूर्ण था, और इसीलिए विदेशी शासक हमारे देश को लूटने के लिए आए और उन्होंने हमारे देश को पराधीन कर लिया, अपने अधीन कर दिया और हम पराधीन हो गए। तो पराधीन अवस्था में हमारी क्या दशा थी, हम देश के नागरिकों की क्या अवस्था थी, इसी का बहुत ही मर्मस्पर्शी चित्रण इस कविता में देखने को मिलेगा। भारत माता ग्रामवासिनी, कवि महोदय कह रहे हैं कि हमारी भारत माता है वह गाँवों में निवास करती है। मतलब भारत की अधिकांश जनता, अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है, इसलिए भारत माता को यहाँ ग्रामवासिनी कहा गया है। भारत का सच्चा रूप देखना है तो वह गाँव में ही मिलेगा। भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल। भारत माँ का जो आंचल है वह बड़ा ही धूल से सना हुआ और मैला सा काला हो रहा है और वह खेतों में फैला हुआ है। एक समय था जब खेतों में फसलें भरपूर होती थी, लेकिन पराधीन अवस्था में खेतों की भी ये दशा हो गई है कि खेत उजाड़ हैं, केवल मिट्टी उनमें भरी पड़ी है। इसलिए कवि कह रहा है कि भारत माता का आंचल खेतों में बस काला काला धूल से सना हुआ और मैला सा फैला हुआ है। गंगा यमुना में आंसू जल, और भारत माता जिस
दशा में रह रही है, जिस दशा में है, पीड़ित है, व्यथित है, अपनी संतानों का दुख देख करके वह जैसे करुणा के आंसू बहाती रहती है, करुणा के आंसू उनकी आंखों से बहते रहते हैं, वही आंसू गंगा यमुना में जल के रूप में बह रहे हैं। मतलब गंगा यमुना जो नदियां हैं उनके आंसू रूपी जल, भारत माँ का आंसू रूपी जल उन नदियों में बह रहा है। मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी, और मेरी भारत माँ मिट्टी की प्रतिमा बनी हुई एक उदास मिट्टी की प्रतिमा की तरह दिखाई देती है, क्योंकि वह पराधीन है, इसलिए उसकी ऐसी अवस्था है। ठीक है, समझ में आ रहा है। उदासीनी, दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विषन्न मन, वह अपने घर में प्रवासिनी। उसकी दृष्टि, उसकी नज़रें हर समय झुकी हुई रहती है, अपलक वह देखती रहती है नीचे झुकी हुई नज़रों से, लेकिन उनकी नज़रों में दीनता दिखाई देती है, दीनता से भरी हुई उनकी नज़रें, क्योंकि पराधीन अवस्था में हम पराधीन हैं, इसलिए हमारी ऐसी दशा है कि भारत माता हर समय अपलक नीचे नज़र झुकाए बैठी रहती है और उनकी आंखों से दीनता टपकती रहती है। अधरों में चिर नीरव रोदन, और उनके अधरों की तरफ देखें तो उन अधरों में पता नहीं कितने लंबे समय से रोदन समाया हुआ है, और वे चुपचाप भीतर ही भीतर रोती रहती है, लेकिन मुख से कुछ नहीं कहती। युग युग के तम से विषन्न मन, युगों युगों से उन पर जो अत्याचार हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, उससे उनका मन बहुत ही व्याकुल और व्यथित है। वह अपने घर में प्रवासिनी, अपने ही देश में वह प्रवासियों की तरह रह रही है। प्रवासी तो वे होते हैं जो अपना देश छोड़ करके कहीं और जाकर रहते हैं, लेकिन भारत माँ को जिन्होंने अपने अधीन कर लिया है, तो उन्हीं की कृपा पर हमारी भारत माँ रह रही है, इसलिए अपने ही देश में, अपने ही घर में वह परायों की भांति निवास कर रही है। भारत हमारा ही देश है, लेकिन हम किसी और के अधीन हो गए हैं, इसलिए हम प्रवासी की तरह रह रहे हैं। मतलब अपने ही घर में अपना हक, अपना अधिकार खो चुके हैं, और दूसरों की दया पर, दूसरों की कृपा पर निर्भर है, इसलिए भारत माता को यहाँ अपने ही घर में प्रवासिनी बताया गया है। बहुत ही मार्मिक, बहुत ही हृदयस्पर्शी चित्रण है, भारत माँ का यथार्थ चित्रण है, स्वतंत्रता से पूर्व का चित्रण है कि एक समय था जब हमारी भारत माँ सोने की चिड़िया कहलाती थी, और इसीलिए विदेशी शासक इसे लूटने के लिए आए और यहाँ का धन धान्य, सोना चांदी सब कुछ लूट लूट कर अपने देशों में भेज दिया, और हमारा देश कैसा हो गया, उसी की अवस्था का यहाँ चित्रण किया गया है ना। उदासीनी, प्रवासिनी कहा गया है। कवि का राष्ट्र प्रेम भी यहाँ व्यक्त हुआ है, भाषा तत्सम प्रधान है, भावाभिव्यक्ति एकदम प्रखरता से हुई है, और नए प्रतीक और उपमानों का भी प्रयोग हुआ है। मुक्त छंद में ये कविता है, और अनुप्रास अलंकार है, और आंसू रूपी जल में रूपक अलंकार है। युग युग यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। ठीक है, आगे चलें। 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्ध क्षुधित शोषित निरस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नत मस्तक तरुतल निवासिनी। शब्दार्थ देख लेते हैं। 30 कोटि मैंने 30 करोड़ संतान, भारत की जो संतान है, भारत की जो जनसंख्या है 30 करोड़, नग्न तन नंगे बदन, अर्ध क्षुधित आधे भूखे, क्षुधित मने भूखे, शोषित मने जिनका शोषण किया गया है, निरस्त्र जन, निरस्त्र मने अस्त्र शस्त्र से रहित, मूढ़ किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं या मूर्ख जैसी दशा हो गई है, असभ्य अशिक्षित अनपढ़, निर्धन, गरीब, नत मस्तक, मस्तक जिसका झुका रहता है, तरुतल निवासिनी, तरुतल मने पेड़ों के नीचे, तल मने नीचे, निवासिनी मने निवास करने वाली। तो कवि, जब हमारी जनसंख्या 30 करोड़ थी, इसलिए कवि ने कहा है 30 कोटि संतान नग्न तन, भारत की 30 करोड़ जो जनसंख्या थी, भारत की जो 30 करोड़ संतानें थी, वे नग्न तन नंगे बदन थी, अर्धक्षुधित आधी भूखी रहती थी, शोषित उनका अत्यंत शोषण किया गया, उन पर अत्याचार किया गया, निरस्त्र जन वह अस्त्र शस्त्र से भी रहित थी। हमारी भारत माँ अस्त्र शस्त्र से रहित, आधी भूखी और शोषित थी। भारत माँ का अर्थात यहाँ भारत के संतानों से है, भारत के नागरिकों से है। मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, वे बड़े किंकर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे उस वक्त, शोषण और अत्याचार की अधिकता से मूर्खों जैसी स्थिति, मूढ़ता जैसी स्थिति हो गई थी, और असभ्य हो गए थे, अशिक्षित, पढ़ाई लिखाई का भी कोई हिसाब नहीं था, मतलब अनपढ़ सी थी जनता, निर्धन गरीब तो थी ही, और नतमस्तक तरुतल निवासिनी, और हर समय वह शोषकों के आगे, अपने शासकों के आगे नतमस्तक रहती थी, और तरुतल निवासिनी, अपना घर भी नागरिकों के पास नहीं था, जनता के पास नहीं था, और हमारी भारत माता पेड़ों के नीचे रहने को विवश थी, पेड़ों के नीचे निवास करने को विवश थी।
क्योंकि उनके पास घर भी नहीं था, इतना शोषण होता था। सही बात है, पराधीन, आपने पंक्ति पढ़ी होगी रामचरितमानस की, तुलसीदास रचित, पराधीन सपने हो सुख नहीं। पराधीन व्यक्ति को तो सपने में भी सुख नहीं मिलता है, पराधीन होकर के तो पशु भी पक्षी भी तिल मिलाता है, दुख पाता है। तो ये तो पूरी भारत माँ की दशा है कि भारत माता हमारी पराधीन थी, तो उस वक्त तो स्वप्न में भी सुख नसीब नहीं था, तो वास्तव में तो सुख कहाँ मिलेगा। जो पराधीन होता है उस पर नाना प्रकार के अत्याचार होते हैं, नाना प्रकार से उसका शोषण किया जाता है, आधा खाना दिया जाता है, उनसे परिश्रम पूरा लिया जाता है, लेकिन पारिश्रमिक पूरा नहीं दिया जाता है। इसी वजह से क्षुधित थी, भूखी थी, शोषित थी और अस्त्र शस्त्र से रहित थी, मूढ़ हो चुकी थी, असभ्य हो चुकी थी, अशिक्षित रहती थी और निर्धन थी और पेड़ों के नीचे निवास करने को मजबूर थी। ऐसी हमारी भारत माँ की उस समय दशा थी। ठीक है, आगे चलें। स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित शरदेन्दु हासिनी, चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरांकित, नमित नयन नभ वाष्पाच्छादित, आनन श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी। शब्दार्थ देख लेते पहले। स्वर्ण शस्य, स्वर्ण शस्य, स्वर्ण मने सोना और शस्य मने फसल, पौधे। पर पद तल, पर मने दूसरों के, पद तल मने पैरों के नीचे, लुंठित मने लूटी हुई है, दबी हुई है, कुचली हुई है। धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, मन कुंठाग्रस्त है, निराश है। क्रंदन मने रोना, कंपित मने कांपना, अधर मने होंठ, मौन चुप, स्मित मने मुस्कुराहट। राहु ग्रसित, राहु से ग्रस्त। शरदेन्दु हासिनी, शरदेन्दु मने शरद का चंद्रमा, शरद के चंद्र की आभा। चांदनी हासिनी मने चांदनी, शरद के चंद्र की चांदनी आभा। तो कवि कह रहे हैं स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित, स्वर्ण सोने जैसी फसलें उगाने वाली मेरी भारत माता, भारत माता की धरती जो कभी सोना उगलती थी, खेतों में धान लदा रहता था, फसलें भरी रहती थी, ऐसी स्वर्ण शस्य, ऐसी स्वर्णमयी फसलों से लदी रहने वाली भारत माता पर दूसरों के पैरों के तले लुढ़की हुई है, पैरों के तले दबी हुई है, कुचली हुई है, क्योंकि वह पराधीन है। पराधीन ही इसीलिए हुई है क्योंकि वह सोने की चिड़िया थी, धन धान्य से परिपूर्ण थी, खूब धन धान्य और खूब धन धान्य था हमारे देश में, इसीलिए शोषकों ने, विदेशी शासकों ने इसको अपने अधीन किया। इसलिए स्वर्ण शस्य पर पद तले लुंठित कि भारत माता सुनहरी फसलें पैदा करने वाली है, लेकिन वह दूसरों के पैरों तले कुचली हुई है, विदेशी शासकों के पैरों तले कुचली हुई है, क्योंकि उसका शोषण होता है। धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, धरती की तरह वह अत्यंत सहनशील है, लेकिन सहन करते करते अब मन कुंठित हो गया है, मन बहुत निराश हो गया है, मन बहुत दुखी हो गया है, इसलिए जैसे सोच विचार ही बंद हो गए हैं। क्रंदन कंपित, मन कुंठित है और क्रंदन, हर समय वह रोती रहती है। कंपित, अधर, अधर उसके कांपते रहते हैं। मौन स्मित, और उसकी मुस्कान जो है वह मौन हो गई है, हंसना ही वह भूल गई है, और हर समय क्रंदन करती रहती है, कांपती रहती है और उनका मन कुंठित हो गया है। राहु ग्रसित शरदेन्दु हासिनी, जिस तरह से शरद ऋतु का चंद्रमा राहु से ग्रस्त हो जाता है और उसका तेज, उसकी आभा, उसकी चांदनी फीकी पड़ जाती है, उसी तरह से उन शासकों के द्वारा ग्रसी गई मेरी भारत माता भी फीकी पड़ चुकी है, उसकी आभा भी लुप्त हो चुकी है, इसीलिए वह कुंठित हो चुकी है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि राहु ग्रसित शरदेन्दु हासिनी, जिस तरह से शरद का चंद्रमा राहु से ग्रस्त होकर के आभा विहीन हो जाता है, तेज विहीन हो जाता है, वैसे ही भारत माता भी मेरी निस्तेज हो चुकी है, विदेशी शासकों से ग्रस्त ली गई। उस विदेशी शासकों ने उस पर अत्याचार किए हैं, इसलिए वह भी शरद के चंद्रमा के समान फीकी और आभा रहित तेजहीन हो गई है। चिंतित भ्रिकुटी, भ्रिकुटी मने भौहें। क्षितिज तिमिरांकित, क्षितिज, क्षितिज मने जब हम दूर तक देखते हैं तो धरती और आकाश, जहाँ तक हम देख सकते हैं वहाँ पर हम जब नज़र डालते हैं या हमारी नज़र जाती है तो धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं, उसी को क्षितिज कहा जाता है। तिमिरांकित, तिमिर से अंकित, तिमिर मने अंधकार से ढकी हुई। नमित नयन, झुके हुए नयन। नभ वाष्पाच्छादित, वाष्प से ढका हुआ, नभ मने आकाश, वाष्प से ढका हुआ मतलब जल भरे बादलों से ढका हुआ। आनन श्री छाया शशि उपमित, आनन मने मुख, चेहरा, श्री मने शोभा, छाया शशि, शशि मने चंद्रमा, उपमित उसके समान चंद्रमा से उपमा दी गई है यहाँ। ज्ञान मूढ़, ज्ञान ज्ञानी होते हुए भी मूढ़। गीता प्रकाशिनी, गीता का प्रकाश फैलाने वाली। तो कवि महोदय आगे कह रहे हैं
कि चिंतित भ्रिकुटी, भारत माँ की भ्रिकुटी, भारत माँ की भौहें हमेशा चिंतित दिखाई देती है, मतलब उनकी भौहों पर चिंता की लकीरें दिखाई देती है। क्षितिज तिमिरांकित, जिस तरह से हम दूर तक देखें तो क्षितिज पर अंधकार दिखाई देता है, वैसे ही भारत माता दूर दूर तक देखती है तो उसे अंधकार ही दिखाई देता है, मतलब अपने भविष्य में अंधकार ही दिखाई देता है, क्योंकि वह पराधीन है, न जाने कब स्वतंत्र होगी, इसलिए कोई आशा की किरण उन्हें दूर दूर तक नजर नहीं आती। नमित नयन, झुके हुए नयन रहते हैं, नभ वाष्पाच्छादित, जिस तरह से आकाश में वाष्प आच्छादित, वाष्प मने भाप से ढके हुए, जल से भरे हुए बादल आकाश में छाए रहते हैं, यह आकाश जल भरे मेघों से ढका रहता है, वैसे ही भारत माँ के नेत्र जो हैं वे झुके रहते हैं, लेकिन अश्रुओं से पूर्ण रहते हैं, उसमें आंसू भरे रहते हैं। आनन श्री, उनके चेहरे की शोभा, मुख की शोभा छायाग्रस्त चंद्रमा के समान हो रही है। छाया शशि उपमित, छायाग्रस्त चंद्रमा के समान उसके चेहरे की, उसकी मुख की शोभा, उसके मुख की आभा हो रही है, मतलब उसके मुख की आभा का छायाग्रस्त शशि से उपमा दी गई है, यहाँ उपमा अलंकार है। ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी, ज्ञानी होते हुए भी वह मूढ़ हो रही है, किंग करते हुए विमूढ़ हो रही है, उसे अभी कुछ भान नहीं है कि वह क्या करे और क्या न करे, ऐसी उसकी दशा हो रही है। गीता प्रकाशिनी, जो गीता का प्रकाश पूरे विश्व में फैलाने वाली है। जिस भारत माँ ने गीता का ज्ञान सारे विश्व को दिया, वही आज गीता के ज्ञान से युक्त होने के बावजूद भी मूढ़ अवस्था में बनी हुई है। सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, हरति जन मन भय भव तम श्रम, जग जननी जीवन विकासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। तो कवि महोदय आगे कह रहे हैं, शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, स्तन्य मने दूध, सुधोपम मने अमृत के समान, हरती हरण करती है, जन मन भय जनता के मन का भय, भव मने संसार, तम मने अंधकार, श्रम परिश्रम, जग जननी जग की माता, जीवन विकासिनी जीवन का विकास करने वाली, भारत माता ग्रामवासिनी। कवि आगे कह रहे हैं, कवि ने ये भारत की जो दशा का चित्रण किया उसमें बहुत ही निराशा, दुख, व्यथा और व्याकुलता है, लेकिन अब कवि आशान्वित होकर कह रहे हैं आगे, सफल आज उसका तप संयम, भारत माँ ने जितना संयम और जितना तप अभी तक रखा है, जितनी सहिष्णुता उसने बनाए रखी है, अब वह सफल होने जा रही है। अब कवि आशान्वित होकर आगे कह रहे हैं, पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, कि भारत माँ अहिंसा रूपी दूध सबको पिला रही है, अपने संतानों को अहिंसा रूपी दूध पिला रही है, जो अमृत के समान है, जो अमृत के समान दूध पीकर भारत माता की जो संतानें हैं, जो जनता है, उनके हृदय का, उनके मन का जो भय है वह दूर हो रहा है। भारत माँ अपना दूध पिलाकर उनके मन का भय हर रही है, दूर कर रही है। सॉरी। और भव तम श्रम, और सारे संसार का जो अज्ञान का अंधकार है उसे नष्ट कर रही है, और उनके श्रम की थकान को भी वो दूर कर रही है। मतलब दूध पी करके हमारा श्रम, हमारी थकान भी दूर हो जाती है, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। तो इस प्रकार भारत माँ अहिंसा रूपी दूध जो अमृत के समान है उसे सबको पिला करके, मतलब अहिंसा का प्रचार करके, अहिंसा का संदेश देकर सबके मन के भय को हर रही है और सबके श्रम की थकान को दूर कर रही है, और उनके अज्ञान रूपी अंधकार को भी समाप्त कर रही है। और वह जग जननी, पूरे विश्व की माँ बन रही है। अहिंसा का संदेश देकर पूरे विश्व की माता का रूप उसने धारण कर लिया है। जीवन विकासिनी, सबके जीवन का विकास करने वाली हो रही है। भारत माता ग्रामवासिनी, ऐसी मेरी भारत माता गाँवों में निवास करती है। ठीक है, तो भारत माँ का परतंत्रता की अवस्था का भी यहाँ चित्रण है, और उसके बाद कवि आशान्वित हो रहे हैं। गांधी जी का प्रभाव उन पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि गांधी जी के आने से, गांधी जी के अहिंसा के मार्ग पर चलकर अब मेरी भारत माँ स्वतंत्र हो जाएगी और पूरे विश्व को जीवन का राह दिखाएगी, जीवन जीने का मार्ग दिखाएगी। ऐसी आशा की भावनाओं से कवि अंत में परिपूर्ण हो रहे हैं। ठीक है, तो गांधी जी के अहिंसा का सहारा पाकर अब हमारा देश जल्दी ही स्वाधीन होने वाला है, ऐसी भावना कवि ने यहाँ व्यक्त की है। भाषा संस्कृत निष्ठ है, यानी तत्सम प्रधान, पूरी कविता में तत्सम शब्दों का बाहुल्य है। साहित्य खड़ी बोली है, अनुप्रास अलंकार है, और यहाँ रूपक अलंकार और उपमा अलंकार भी है। अहिंसा स्तन्य सुधूपम, सुधूपम माने अमृत के समान, और अहिंसा रूपी दूध, अहिंसा रूपी दूध यहाँ रूपक अलंकार है, और सुधोपम माने अमृत के समान यहाँ उपमा अलंकार है। आनन श्री छाया शशि उपमित, छाया शशि, छायाग्रस्त शरीर से, शशि से, छायाग्रस्त चंद्रमा से उनके चेहरे की शोभा की उपमा दी गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार भी है। ठीक है, आगे समझ में कविता।
आज बस इतना ही। धन्यवाद।